नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो दोस्तों, अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी से देख रहे हैं और हिंदी के जो गोधली बुक है, क्योंकि दोस्तों कक्षा 10 में 2 बुक हैं, एक गोधली एक वर्णिका। तो आज का क्लास गोधली बुक से है। गोधली बुक के गद्य खंड याद रखेंगे, इसमें भी 2 भाग हैं, एक गद्य खंड एक काव्य खंड। तो हम लोग आज गद्य खंड के चैप्टर 5 नागरी लिपि से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और यह क्लास हिंदी का पार्ट 5 है, ये भी ध्यान रखेंगे। आज का क्लास हिंदी का पार्ट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो क्वेश्चन 1 कहता है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिण भारत से या उत्तरी भारत से? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही आसान सवाल है। और दोस्तों आप लोग उत्तर वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन होगा उसमें देंगे, क्योंकि आप लोग क्लास लाइव कर रहे हैं, इसलिए आप लोग के पास लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें आप उत्तर जरूर दें। हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है उसमें जरूर दें और लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ। तो याद रखेंगे दोस्तों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं। याद रखेंगे, आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बेतमा दानपत्र। बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र किस समय का है? अगर इस चैप्टर को पढ़ें, नागरी लिपि जो गोधली भाग 2 के गद्य खंड का चैप्टर 5 है, उसमें क्या यह कहानी नागरी लिपि पढ़ें तो इस प्रश्न को आप आसानी से बता सकते हैं कि बेतमा दानपत्र किस समय का है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI प्रश्न है। दोस्तों सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि बेतमा दानपत्र किस समय का है। चलिए कुछ लोग उत्तर दे दिए हैं, इसी तरह से प्रयास करते रहें। तो याद रखेंगे, बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। याद रखेंगे, बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन शाम 7 बजे मैट्रिक एग्जाम के लिए डेली लाइव क्लास होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत दोस्तों, जो हम लोग जो भारत के नक्शा देखते हैं तो ये नीचे वाला भाग दक्षिणी भारत हो गया और जो ऊपर रहते हैं दोस्तों, ऊपरी वाला भाग को उत्तरी भारत कहते हैं। तो कहता है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? क्या 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या 4ठी सदी से? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। याद रखेंगे 8वीं सदी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि 8वीं सदी से उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख मिलने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? दोस्तों जो मिडिल स्तर अर्थात जो मिडिल स्कूल में हम लोग पढ़ाई करते हैं कक्षा 8 तक, तो कहा जा रहा है कि गुणाकर मूले
गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा, बांग्ला भाषा या अंग्रेजी भाषा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य जी ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। और दोस्तों हम सोच रहे हैं कि कल का क्लास मैथ का लें, कैसा रहेगा? आप लोग जरूर चैट में लिखें या कमेंट करें कि कल मैथ का क्लास ले रहे हैं, ठीक है, या अगले दिन लें। सभी लोग जरूर कमेंट करें कि कल मैथ का क्लास होना चाहिए कि नहीं। कल हम लोग मैथ का क्लास सोच रहे हैं कि लें, उसमें त्रिकोणमिति का जो 50 से आगे का क्वेश्चन है उसमें हम करेंगे, क्योंकि पहले के क्लास में हम लोग 1 से 50 तक सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन कर दिए थे जो त्रिकोणमिति से था। हम लोग अगले दिन 50 के बाद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो अगर क्लास होना चाहिए तो सभी लोग लिखें यस कमेंट में या नो लिखें। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो याद रखेंगे मराठी भाषा में। गुणाकर मूल्य जी ने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां पर की? मूल्य अर्थात गुणाकर मूल्य, समझ जाइएगा दोस्तों, यहां शॉर्ट भाषा में लिखा हुआ है गुणाकर मूल्य जी को मूल्य जी सिर्फ कहा जा रहा है। तो मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां पर की? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में या इलाहाबाद में? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि गुणाकर मूल्य जी ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां पर की। और दोस्तों आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि निस्वार्थ भाव से दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आपको प्रतिदिन शाम 7 बजे आप लोगों के एग्जाम के लिए डेली लाइव क्लास लाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो याद रखेंगे मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां पर की? तो वे वर्धा में किए थे। याद रखेंगे गुणाकर मूल्य जी ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई वर्धा में की थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जैसे दोस्तों हम लोग जो हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जो आप लोग एग्जाम भी दीजिएगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको लिखना होगा लिपि। तो अगर हिंदी का एग्जाम लेते हैं उस दिन देवनागरी लिखते हैं और अंग्रेजी के दिन रोमन लिखते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या गुरुमुखी लिपि या खरोष्ट लिपि या ब्राह्मणी लिपि या देवनागरी लिपि? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे दोस्तों जिस तरह से हम लोग हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं उसी तरह से नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दोस्तों एक बात ध्यान देंगे, जो आज हम लोग चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं इसका 2 पार्ट लाएंगे। 2 पार्ट में हम इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे। आज हम लोग 1 से 17 तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और अगले जब पार्ट में चलेंगे तो 18 से लेकर 35 तक हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इसलिए इस चैप्टर का 2 वीडियो होंगे, पार्ट 5 एवं पार्ट 6। तो 6 अगले दिन जब कभी हिंदी का होगा उस दिन आएगा। तो सभी लोग बताएं दोस्तों गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? क्योंकि हर एक चैप्टर से जो लेखक होते हैं उनका जन्म, मृत्यु और कहां के हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। और यह प्रश्न आपके सामने है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? क्या 1935 ईस्वी में, 1936, 1937 या 1938 ईस्वी? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर लाइव चैट में देंगे क्योंकि आप लोग लाइव क्लास करें। और दोस्तों जो भी लोग अगर लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं, इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। कोई बात नहीं, आप कमेंट में अपना उत्तर देंगे। तो सभी लोग उत्तर दें कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुणाकर मूल्य का जन्म कहां हुआ था? देख रहे हैं दोस्तों उनका जन्म कहां हुआ था, यह भी प्रश्न आ गया कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहां हुआ था।
केरल में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। आज हम लोग हिंदी का पार्ट 5 देख रहे हैं जो गोधली बुक से, वर्णिका से हम लोग अलग चल रहे हैं दोस्तों। आज हम लोग गोधली भाग 2 का चैप्टर 5 जो गद्य खंड के है, जिसका शीर्षक का नाम है नागरी लिपि, इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया है। तो याद रखेंगे गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। अर्थात दोस्तों इन्होंने अर्थात किन्होंने, तो गुणाकर मूल्य जी ने। गुणाकर मूल्य जी ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। आप लोग समझेंगे इन्होंने का मतलब किन्हें कहा जा रहा है, तो गुणाकर मूल्य जी को। तो सभी लोग इस प्रश्न कर देंगे कि गुणाकर मूल्य जी ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। क्या संस्कृति, अक्षर कथा या प्राचीन भारत का इतिहास या पूरा लिपि शास्त्र? किस पुस्तक में पुरानी लिपियों का विस्तृत जानकारी दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोग अपना उत्तर देंगे। और दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें, गलत होने से मत डरें, क्योंकि जितना प्रयास करेंगे उतने ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। गलत होगा दोस्तों अगले प्रश्न सही होगा, प्रयास करते रहें। तो याद रखेंगे गुणाकर मूल्य जी ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है, तो अक्षर कथा में। अक्षर कथा पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आज का क्लास अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस क्लास का आनंद उठा सके। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर बजा दें, क्योंकि बेल आइकन बजाने से ही आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच पाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। गुप्तों की जो गुप्त काल था दोस्तों, तो कहा जाता है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर या देवनगर। दोस्तों अशोक के समय हम लोग देखते थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सभी जो था उस समय के पाटलिपुत्र भी राजधानी थी। ठीक है, उस तरह से कहा दोस्तों गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है। जब गुप्त काल थे तो उस समय राजधानी कहाँ थी, क्या कहा जाता होगा गुप्तों की राजधानी को। पाटलिपुत्र जो पटना को कहा जाता है दोस्तों, कुसुमपुर या बिलासपुर या देवनगर। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे दोस्तों गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था, देवनगर, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम लोग कुल 17 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 1 से 17 तक आज महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। अर्थात बांग्ला लिपि किस प्राचीन नागरी लिपि की है। पुत्री, बहन, भगिनी या बहू। कहता है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। क्या पुत्री, बहन, भगिनी या बहू। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि बांग्ला लिपि जिस प्रकार देवनागरी लिपि है दोस्तों, उसी तरह से कहा कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। क्या है, पुत्री, बहन, भगिनी या बहू। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है, तो बहन है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बांग्ला लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की क्या कहा जाता है, बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है। केरल के शासक जो केरल के राजा महाराजा थे उनके द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई थी। जिस प्रकार से अभी जो सिक्का देखते हैं दोस्तों उस पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, उसी तरह से केरल के शासकों द्वारा वहां के सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई थी।
क्या नागरी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि या नदी नागरी लिपि या गुरुमुखी लिपि में? किस लिपि में केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द लिखी गई थी? चलिए सभी लोग उत्तर दें। तो याद रखेंगे दोस्तों, नागरी लिपि में, नागरी लिपि में केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द लिखी गई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? पहले पहल दोस्तों, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? क्या देवगिरी के राजाओं का, या विजयनगर के राजाओं का, या राष्ट्रकूट के राजाओं का, या चोल राजाओं का? चोर नहीं, चोल। तो पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहले के समय में पहले पहल किन राजाओं, जो देवगिरी के राजाओं, या विजयनगर के राजाओं, या राष्ट्रकूट के राजाओं, या चोल राजाओं, किस राजाओं के लेखों के ही लिपि को नंदी नागरी लिपि का नाम दिया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, विजयनगर के राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली, या नागर शैली? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। हम लोग नागरी लिपि से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों। आप लोग जरूर इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ें, बहुत ही बढ़िया कहानी है नागरी लिपि। तो जल्दी से बताएं कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली। याद रखेंगे, नागर शैली। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? जो मुद्रण किया जाता है इसके टाइप कब बने देवनागरी लिपि में? 2 सदी पहले, या 2 दशक पहले? दशक मतलब 10 वर्ष, सदी मतलब 100 वर्ष। याद रखेंगे, या 20वीं सदी में, या 11वीं सदी में? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। कुछ ही लोग उत्तर दिए हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप 2 सदी पहले बने। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? सर्वदेशिक नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, या कभी नहीं? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। जल्दी से बताएं कि नागरी लिपि एक कब सर्वदेशिक लिपि थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, कुछ लोग उत्तर दिए हैं, बहुत बढ़िया, इसी तरह से प्रयास करते रहें। तो याद रखेंगे, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो वह 8वीं से 11वीं सदी में। याद रखेंगे, 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और दोस्तों आज का क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहले के समय में दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? क्या नंदी नागरी कहलाती थी, या कोंकणी, ब्राह्मणी, या सिद्धम? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। इससे आएंगे दोस्तों अगले दिन हम लोग 18 से 35 तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, क्योंकि आज के सेट में हम लोग आज की क्लास में 1 से 70 तक ही देखेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए हम 2 भाग में इस चैप्टर को बांट दिए हैं। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो याद रखेंगे दोस्तों,
पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि सिद्धम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सिद्धम। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा वीडियो को कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसे देख सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।